नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। दिल्ली का चुनावी युद्ध बीतते समय के साथ और तेज धार होता जा रहा है। वादों आरोपों के बीच अब दिल्ली की लड़ाई आतंक पर आ गई है। दरअसल दिल्ली के 400 स्कूलों में बॉम्ब की फर्जी धमकी देने वाले को दिल्ली पुलिस ने आज पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी 12वीं का स्टूडेंट है। उसकी फैमिली एक एनजीओ के संपर्क में थी। ये वही एनजीओ है जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रहा था। अब इस मामले में जोरदार राजनीति हो रही है। बीजेपी कह रही है कि सभी को पता है कि आपका ऐसे एनजीओ से गहरा संबंध है जिन्होंने अफजल गुरु को और उसकी फांसी का विरोध किया था। फरवरी 2015 में अफजल गुरु की बरसी पर टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए गए थे और आपने महीनों तक उस फाइल को बंद रखा था कि अगर अल्पवयस्क बच्चे ये कर रहे हैं तो ये जो भी सो कॉल्ड एनजीओ हैं जो मेरे विचार से देश के लिए खतरनाक काम कर रहे हैं और इनका जो आम आदमी पार्टी के साथ पुराना स्थापित संबंध रहा है वो देश के नौनिहालों के मन में किस प्रकार का जहर भर रहे हैं और उस जहर के कितने घातक प्रभाव आने वाले समय में पड़ सकते हैं। इसलिए हमें इन सारी चीजों का सीधा, स्पष्ट और सपाट जवाब आम आदमी पार्टी से चाहिए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री सुधांशु त्रिवेदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। उनकी नियुक्ति दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पे हो गई है और वो हर दिन नए नए खुलासे कर रहे हैं। पुलिस को भी जो जानकारी नहीं है, पुलिस के पास अपना मीडिया सेल है, पुलिस जो नहीं बता पाती वो सुधांशु त्रिवेदी जी बताते हैं। हमारे एक विधायक का नाम ले लिया, जय भगवान उपकार का, जो दलित समाज से आता है, बोला उसको नोटिस मिली है। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पुलिस में नियुक्ति कब से हुई? दिल्ली में चुनावी खिचड़ी पक रही है और इस खिचड़ी में राजनीतिक दल अपने अपने स्वाद के अनुसार अपना अपना तड़का लगा रहे हैं। दिल्ली में इस बार कांग्रेस ने अपनी हांडी अलग चढ़ा ली है। राहुल गांधी अब पूरी तरह से एक्टिव हैं। कल राहुल गांधी आम आदमी पार्टी पर सीधा और खुलकर हमला कर रहे थे और आज भी ये जारी रहा। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनावी युद्ध की शुरुआत केजरीवाल पर राहुल के कल वाले हमले से तब हुई जब राहुल ने कहा कि केजरीवाल और मोदी में कोई फर्क नहीं है, दोनों झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रैटेजी केजरीवाल जी की है। अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की लड़ाई में अब दोनों ओर से हमले तेज हो रहे हैं। दोनों पार्टी के नेता भी सामने आ रहे हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो जो अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, तो आतिशी राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। तो जो संवाद है, जो चर्चा होनी चाहिए दिल्ली विधानसभा चुनावों में, वो आप और भाजपा के जो आपस के झगड़े, आरोप प्रत्यारोप और मकान पे कितना खर्च हो रहा है, इस तक सीमित रह गया। दिल्ली में जो प्रदूषण है, महंगाई है, बेरोजगारी है, साफ सफाई है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। ऐसा कैसे होता है कि संदीप दीक्षित जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने के लिए एलजी साहब के पास जाते हैं? एलजी साहब से अपॉइंटमेंट लेने के लिए विधायकों को दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। अपने इलाके के काम को जब दिल्ली के विधायक एलजी साहब से समय मांगते हैं तो वो टाइम नहीं देते हैं, लेकिन जब संदीप दीक्षित जी समय मांगते हैं तो उन्हें टाइम दे दिया जाता है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, उस पर एफआईआर होती है। तो ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बीच में जुगलबंदी चल रही है। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए एक वीडियो शेयर किया और राहुल गांधी ने वीडियो में गंदगी को दिखाते हुए कटाक्ष किया और कहा कि देखो ये है कि केजरीवाल जी की चमकती हुई दिल्ली।
पेरिस वाली दिल्ली। पेरिस जैसी दिल्ली। अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। पेरिस 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 जैसी दिल्ली। और अब खबर मिल्कीपुर चुनाव की, जो बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बना हुआ है। मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया तो सबकी नजर बीजेपी के प्रत्याशी पर थी, जिससे आज पर्दा उठ गया। क्या है अब मिल्कीपुर में राजनीतिक लड़ाई, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने मिल्कीपुर में सबको चौंकाते हुए चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी पहले ही अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बना चुकी है। ये देखिए यहाँ पर दोनों है। वहीं कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के साथ है, जबकि बीएसपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मतलब यहाँ सीधे बीजेपी और एसपी के बीच युद्ध है, जो कि 5 फरवरी को होगा और 8 को परिणाम आ जाएगा। अब इन दोनों प्रत्याशियों की अगर हम तुलना करें तो दोनों ही पासी समाज से आते हैं और पासी समाज का मिल्कीपुर में जबरदस्त दबदबा है। अनुभव की अगर बात करें तो दोनों ही प्रत्याशी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और बैकग्राउंड की अगर इन दोनों की बात करें तो चंद्रभान पासवान जो हैं वो बीजेपी जिला इकाई के सदस्य हैं आगे हमारे इस तरफ, और जबकि अजीत प्रसाद का भी कुछ विशेष अनुभव नहीं रहा है। हाँ, वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे और हार चुके थे। अगर दोनों के परिवार की अगर हम बात करें तो और परिवार की राजनीति की बात करें तो चंद्रभान की पत्नी 2 बार की जिला पंचायत में रही हैं, जबकि उनके पिता प्रधान हैं। अजीत प्रसाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जिन्होंने मिल्कीपुर की सीट खाली की है जहां उपचुनाव हो रहा है। अगर दोनों की उम्र की बात करें तो दोनों ही युवा हैं। चंद्रभान की उम्र सिर्फ 37 साल है और अजीत की उम्र उनसे 2 साल कम, यानी कि वो 35 साल के हैं। मिल्कीपुर में आखिर बीजेपी ने पासी वाला दांव क्यों खेला, आइए उसे भी समझ लेते हैं। मिल्कीपुर में सबसे अधिक दलित वोटर हैं और उम्र के बाद हम वोटर्स पर आएंगे। मिल्कीपुर में दलित वोटर कितने हैं? करीब 3.5 लाख वोटर्स अगले ग्राफिक में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये दोनों को क्यों उतारा गया है? क्योंकि दोनों दलित हैं और मिल्कीपुर में सबसे अधिक जो वोटर हैं, चलिए हम वैसे ही आपको बता देते हैं, करीब 3.5 लाख वोटर हैं, जिनमें सबसे अधिक दलित वोटर हैं और इनमें पासी वोटरों की संख्या 55,000 है। मतलब डिसाइसिव यादव वोटर 55,000, जबकि मुसलमान वोटर यहां पर 30,000 हैं। सवर्ण वोटर्स की बात करें तो करीब 1 लाख सवर्ण वोटर भी हैं, जबकि अन्य वोटर 35,000 हैं। मतलब ये हुआ कि यादव और मुसलमान वोटर यहां पीडीए जहां अखिलेश के साथ जाता है तो सवर्ण वोटर बीजेपी के साथ। तो ऐसे में यहां निर्णायक भूमिका में मुसलमान और दलित रहते हैं। देखिए यहां पर हमने आपको बता दिया 1,25,000 दलित वोटर, पासी वोटर 55,000, यादव 55, मुसलमान यहाँ पर 30,000 हैं और 1,05,000 सवर्ण वोटर है, लेकिन वो बढ़ जाता है हमेशा से, 35,000 अन्य हैं। मतलब इस बार मिल्कीपुर का जो युद्ध है वो बेहद बेहद दिलचस्प होने वाला है। जिस अयोध्या के मुद्दे ने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, उसी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की सीट से बीजेपी के हार को विपक्ष ने जमकर भुनाया और ऐसे में अब मिल्कीपुर की सीट बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई, प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। क्यों, आइए उसे भी हम समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई। पहला पॉइंट। दूसरा, मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने अयोध्या की सीट, लोकसभा की सीट पर कब्जा कर लिया, जीत लिया, जिसे अखिलेश यादव ने जमकर भुनाया। संसद में भी अवधेश अखिलेश के साथ सबसे आगे बैठते नजर आए, जहां से समाजवादी पार्टी राजनीतिक संदेश देने का प्रयास कर रही थी। अवधेश प्रसाद के सांसद का चुनाव जीतने के बाद अब मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है और यही कारण है कि बीजेपी ये सीट जीतकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी से बदला लेना चाहती है, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को भी खोई हुई को वापस पाना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे पर ही दांव लगाया है, तो समाजवादी पार्टी के लिए भी ये नाक की लड़ाई है। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। लोकसभा परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ 5 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं और किसी भी हालत में योगी इस सीट को जीतना चाहते हैं। बीजेपी ने 4 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों को मिल्कीपुर की जिम्मेदारी सौंप दी है कि वहां से राजनीतिक घटनाक्रम पर आपको लगातार नजर बनाए रखनी है और मिल्कीपुर
मिल्कीपुर आपको जिता कर देनी है बीजेपी को। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी मिल्कीपुर में अपना पूरा जोर लगा दिया है। क्यों? क्योंकि अखिलेश ये जानते हैं कि अगर मिल्कीपुर सीट बीजेपी हार जाती है तो फिर एक बार बीजेपी को अयोध्या वाली राजनीति में वो घेर सकते हैं और एक बार फिर से ये दबदबा जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट को जीतकर हासिल किया है वो आगे बढ़ा सकते हैं। अखिलेश यादव बार बार मिल्कीपुर में जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी इस बार मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी से छीनने का मन बना चुकी। अपनी पूरी शक्ति उसने झोंक दी। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। विपक्ष पूरी तरह से साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ मिल्कीपुर जीतने। आइए सीधे हम आपको समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। मिल्कीपुर में क्या इस समय अभी समर्थ दिखाई दे रहा है? सही देखिए, मिल्कीपुर का केवल एक उपचुनाव नहीं है बल्कि एक ऐसा उपचुनाव है जिससे कई समीकरण सदने वाले हैं। जीत और हार काफी कुछ दोनों दलों के लिए बदलने वाली है। हाल ही में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, आप उनको एक तरफ कर दीजिए अब, और जो अयोध्या का ये उपचुनाव मिल्कीपुर में होगा इसको एक तरफ कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है जो अन्य 9 सीटों के चुनाव से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। ये बीजेपी भी जानती है और ये समाजवादी पार्टी भी जानती है। इस चुनाव में मिली एक हार समाजवादी पार्टी को शायद सियासी घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश के बहुत पीछे कर देगी, जो लोकसभा में जीत के साथ हासिल की थी। तो वहीं बीजेपी की ये एक हार मिल्कीपुर में साबित कर देगी कि इतना कुछ अयोध्या में करने के बाद, राम मंदिर बनाने के बाद भी शायद वोटर के दिमाग में कुछ और ही है और उससे अखिलेश यादव को बढ़त मिलेगी। जो राजनीतिक पिक्चर कहते हैं यूपी की, वो काफी कुछ सही साफ हो जाएगी। बहुत धन्यवाद समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता। और उत्तर प्रदेश से आइए अब आपको लिए चलते हैं हम बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी का एक नया दौर शुरू हो गया है, जहां नीतीश को लेकर लालू परिवार से ही अलग अलग बयान आ रहे हैं। आरजेडी की सांसद और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने नीतीश कुमार को लेकर ताजा बयान दिया। मीसा भारती ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार तो आपस में भाई हैं। नीतीश कुमार के लिए हमारा घर हमेशा खुला है, वो हमारे अभिभावक हैं। जबकि मीसा के भाई तेज प्रताप के सुर नीतीश के विरोध में नजर आते हैं। वो कहते हैं हम घर में चाचा को घुसने नहीं देंगे। तो उनमें आपस में भाइयों का रिश्ता है तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? वो खुद भी आ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटियां नीतीश कुमार को लेकर अलग बयान दे रही हैं और लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर अलग बयान दे रहे हैं। और बयानों के इन्हीं विरोधाभास पर बीजेपी और सहयोगी जीतन राम मांझी आरजेडी पर हमलावर है। आज हमारे देश में त्योहार की धूम है और देश के दिग्गज नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अमित शाह ने मकर संक्रांति के अवसर पर अहमदाबाद में पतंग उड़ाई। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने आज मकर संक्रांति के अवसर पर अहमदाबाद में पतंग उड़ाई। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खिचड़ी बांटी। पटना में लालू प्रसाद यादव के घर पर त्योहार बना, दही चूड़ा खिलाया गया। तो दिल्ली में राहुल गांधी ने भी दही चूड़ा खाया और खिचड़ी खाई, राजनीति भी की। अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा। शंखनाद में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आगे सीधे कुंभ से हमारी साथी श्वेता आपके साथ होंगी। देखते रहिए आज तक।